हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिविल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपसे इस क्लास में बात करने जा रहा हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। टॉपिक है हमारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसको हम बोल सकते हैं राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है भाई, इस प्रकार से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ये हमारा एक टॉपिक है। देखो, इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि भाई मानवाधिकार क्या होते हैं। मानवाधिकार क्या होते हैं? देखो, मानव को प्रदान वे अधिकार जो उसे सम्मान पूर्वक जीवन जीने की आजादी देते हैं। तो मानवाधिकार का तात्पर्य क्या है? वे अधिकार जिनके माध्यम से मनुष्य जो है सम्मान पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन कर सकता है। तो मैं सीधा सा कह सकता हूं, सम्मान पूर्वक मानव को प्राप्त वे अधिकार जो उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इसका मतलब यह है कि भाई मनुष्य जो है उसको अपना सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ठीक है, उसको विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की जाए। तो स्वतंत्र माहौल क्रिएट मनुष्य के लिए किया जाए ताकि वो सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। ऐसा नहीं कि अनावश्यक रूप से उसको शोषित किया जाए, दबाया जाए। तो इन सारी बातों को हम कंबाइंड रूप से हम कह सकते हैं कि वे अधिकार जो मनुष्य को क्या सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, ठीक है भाई, एक अच्छा जीवन जीने की आजादी प्रदान करते हैं, वो अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। देखो, मानवाधिकार जो है इनके बारे में सबसे पहले जो डिस्कशन हुआ, सबसे पहले जो इनकी शुरुआत मानी गई वो मानी जाती है संयुक्त राष्ट्र सभा यूएनओ से। यूएनओ में जो सामाजिक आर्थिक एवं सुरक्षा परिषद है, यूएनओ की जो आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा परिषद है, बेसिकली उसमें 1946 में 1946 ईस्वी में यूएनओ की जो आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा परिषद है उसकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के दौरान 1946 में उसकी अध्यक्षता की गई एलेनोर रूजवेल्ट नाम की एक महिला थी। उसके नेतृत्व में उसकी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। और गठन के साथ साथ कि भाई ये तय किया गया कि भाई किस प्रकार से कौन कौन से अधिकार जो है मानव के स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने या सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकारों में शामिल किए जाने चाहिए, उनके लिए प्रारूप तैयार करने के लिए एक आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। ये जो आयोग है, इस आयोग ने 1948 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी और 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इन प्रस्तावों को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहां 1946 यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने 1946 ईस्वी में श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट
एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार के प्रारूप की रचना हेतु मानवाधिकार आयोग का गठन किया। मानवाधिकार आयोग का गठन किया। मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी एक परिषद, इसका एक पार्ट है, इसकी एक संस्था है जिसका नाम है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इस परिषद की एक मीटिंग हुई 1946 में, जिसकी अध्यक्षता की किसने? श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट ने। और ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में मानवाधिकार के जो प्रारूप है, मैं किस प्रकार से दिए जाने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए, इनके बारे में एक ड्राफ्ट तैयार करने की रचना, इस ड्राफ्ट की रचना के लिए बेसिकली किसका गठन किया गया? मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। इस मानवाधिकार आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको 10 दिसंबर 1948 को, मैं नेक्स्ट लिखता हूं, इस मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें, या हम ये कहें कि ये जो प्रारूप तैयार किया गया, ये ड्राफ्ट जो है ओब्लिक प्रारूप 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। ठीक है भाई। इसलिए हम प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हम कह सकते हैं 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मानवाधिकार आयोग जो गठित हुआ 1946 में, इस आयोग का जो प्रारूप है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। कब? 10 दिसंबर 1948 को। इसलिए 10 दिसंबर 1948 को जब ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये प्रारूप को स्वीकार कर लिया गया, तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। तो यहां से शुरुआत हो जाती है किसकी? मानवाधिकारों की। उसके बाद देखो, अब मैं बात करता हूं आपसे किसके बारे में? हमारे देश के बारे में। भारत में सबसे पहले इनकी शुरुआत कब हुई उसका डिस्कशन हम देखते हैं। देखिए, भारत में जो सबसे पहले इनकी शुरुआत हुई वो हुई 1993 में, 1993 ईस्वी में। बेसिकली 28 सितंबर 1993 को भारत सरकार द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो 28 सितंबर 1993 को भारत सरकार द्वारा पूरे देश में क्या किया गया? लागू किया गया। और ये 10 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। कौन थे? तो देखो, दोनों बातें मैं यहां लिखता हूं। भारत में सर्वप्रथम 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। ठीक है भाई, इस अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट लिखेंगे, इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम 10 अक्टूबर 1993
1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। ठीक है भाई, तो भारत में सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि भाई मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो कब लागू हुआ? 28 सितंबर 1993 को। उसके बाद देखो हम बात करते हैं 10 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। ठीक है भाई, गठन किया गया इस अधिनियम के तहत। ठीक है भाई, और इसके पहले जो अध्यक्ष बने वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र को बनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं भारत के संदर्भ में दो लाइनें हम यहां देखते हैं कि भाई सबसे पहले मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब तो लागू हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना, और इसके तहत सबसे पहले मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 10 अक्टूबर 1993 को। अब हम बात करते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, RS ह्यूमन राइट्स, RHSRC। ठीक है भाई, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। देखो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे पहले 1999 ईस्वी में, इसके मैं गठन की बात करता हूं। गठन, देखो गठन की अगर बात की जाए तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1999। इसका मतलब राजस्थान सरकार द्वारा जो इसके लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए जो अधिनियम पारित हुआ वो कब हुआ? 1999 में। ध्यान रखना, यहां 1993 है 1993 में, और यहां है 1999। 1999 में एक अधिनियम पारित हुआ और उस अधिनियम की धारा 21(1) के तहत किसका गठन किया गया? RSHRC के गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी की गई। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है, वापस ध्यान दीजिएगा। राजस्थान की विधानसभा द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, राजस्थान राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। कब पारित किया गया? बेसिकली 1999 में पारित हुआ, और इसकी धारा, ये भी एक बार पेपर पूछी गई कि भाई राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राजस्थान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1999 की किस धारा के तहत हुआ? तो धारा 21(1) के तहत इसका गठन किया गया, और इसकी अधिसूचना कब जारी हुई ये भी ध्यान रखना है, 18 जनवरी 1999 को। देखो 18 जनवरी 1999 को इसकी अधिसूचना, गठन की अधिसूचना जारी हुई। किस धारा के तहत? धारा 21(1) के तहत। कौन से अधिनियम की धारा थी? अधिनियम 1999। तो यहां देखो अधिनियम 1993 है, यहां अधिनियम 1999 है। इसमें देखो इस समय जब इसका गठन हुआ तो गठन के समय एक तो अध्यक्ष था, एक अध्यक्ष और 4 थे क्या? सदस्य। एक अध्यक्ष और 4 क्या हो गए? सदस्य। मतलब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन था। ठीक है भाई। उसके बाद देखो क्या हुआ, इन्होंने इस अध्यक्ष जो है इन्होंने कार्य ग्रहण करने के पश्चात जो कार्य प्रारंभ किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अगली लाइन देखो मैं बात कर रहा हूं, राजस्थान राज्य ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा कार्य प्रारंभ ये किया गया मार्च सन 2000 से।
ये तिथि भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखो 3 तिथियां हैं हमारे पास। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं 18 जनवरी 1999 को, तो अधिसूचना जारी करके इसका क्या हुआ, गठन हुआ। गठन के पश्चात एक अध्यक्ष 4 सदस्य इन्होंने कार्य ग्रहण किया, और कार्य ग्रहण के पश्चात जो कार्य प्रारंभ हुआ ये कब से हुआ, मार्च सन 2000 से हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है, ये अक्सर पेपर में यहां से पूछा जाता है। देखो ये एक अध्यक्ष और 4 सदस्य जो है ये अब चेंज हो चुका है। देखो अब वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखते हैं, वर्तमान में अमेंडमेंट कर दिया गया मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के तहत। मैं बात कर रहा हूं मानवाधिकार संरक्षण एक्ट, संरक्षण संशोधन एक्ट 2006 के तहत ये जो संख्या है ये घटाकर कर दी गई 1+2। कितनी कर दी गई, मतलब एक अध्यक्ष और 2 क्या होंगे, सदस्य। तो वर्तमान की जो स्थिति है ये भी पेपर में पूछा जाता है। देखो इसको ध्यान रखना, पहले 1+4 की कंडीशन थी, पहले एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हुआ करते थे, अब ये घटाकर कर दी है एक अध्यक्ष और कितने सदस्य, 2 सदस्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो देखो भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, तो भारत के संदर्भ में 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, और इस अधिनियम के तहत 10 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। उसके बाद राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है, राजस्थान के संदर्भ में देखो सबसे पहले मैं गठन की बात कर रहा हूं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1999 में। अधिनियम पारित कब हुआ, 1999 में। इस अधिनियम की धारा 21 के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जारी हुई कब, 18 जनवरी 1999 को। और अधिसूचना जारी होने के बाद इसमें प्रावधान किया गया कि एक अध्यक्ष होगा और 4 क्या होंगे, सदस्य होंगे। इन एक अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष ने जब कार्य ग्रहण कर लिया, बात करेंगे आपसे, पहली जो अध्यक्ष रही श्रीमती कांता भटनागर रही, ठीक है, वो आगे बात करेंगे। जब उसने कार्य ग्रहण कर लिया तो उसके बाद राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ किया। कब से, मार्च सन 2000 से। मार्च सन 2000 से इन्होंने इस आयोग ने क्या करना, कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, फिर मैंने कहा कि सदस्य 1+4 की कंडीशन थी, लेकिन मानवाधिकार संरक्षण संशोधन एक्ट जो 2006 है, मतलब इसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, और संशोधन के तहत ये जो संख्या है घटकर क्या हो गई, वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हो गई। ठीक, नेक्स्ट बात करता हूं किसके बारे में, अध्यक्ष के बारे में। देखो अध्यक्ष कौन होगा। देखो इस आयोग का अध्यक्ष जो है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है, राजस्थान जो न्यायालय है, या हम कहें कि हाईकोर्ट जो है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है भाई, ये हुआ करता था, लेकिन अब यहां संशोधन हो गया है। तो मैं ये कह सकता हूं, अब संशोधन कब हुआ, 2019 में। 2019 में यह संशोधन कर दिया गया कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही नहीं, सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश भी इसका क्या हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है। तो देखो अध्यक्ष में सबसे पहले मैं बात करता हूं उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, ये इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। इससे पहले मैंने कहा कि 2019 में संशोधन हुआ। संशोधन कब हुआ, 2019 में। 2019 से पहले केवल मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इसका क्या हुआ करता था, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में संशोधन 2019 में यह संशोधन कर दिया गया कि भाई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही नहीं, सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश भी इस आयोग का क्या हो सकता है, इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूं सदस्यों की। अब सदस्य मैक्सिमम कितने हो सकते हैं हमारे पास, 2 हो सकते हैं। पहले तो 1+4 का कॉम्बिनेशन था, लेकिन बाद में 1+2 कर दिया गया। अब देखो अध्यक्ष सदस्य कौन कौन हो सकते हैं। नंबर 1, एक सदस्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।
ठीक है भाई, अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या तो वर्तमान में है या फिर वो क्या रहा हो, ठीक है, या फिर जिलाधीश, मतलब सेशन जो जज होता है, जिले का जो न्यायालय होता है उसका जिलाधीश या जिला न्यायालय का जो जिलाधीश रहा हो या वर्तमान में है। लेकिन देखो यहां तो ये सीधा है भाई, कोई भी सुप्रीम हाई कोर्ट का जो जज है वो सीधा, उसको या तो वर्तमान में मौजूद है या फिर वो सेवानिवृत्त हो चुका है, ठीक है, तो वो जो जज है उसको सदस्य बनाया जा सकता है। या फिर अगर मान लो जिला सेशन जो जज है या जिले की जो सुप्रीम जिले में जो सबसे बड़ी जो कोर्ट है उसका जो जिलाधीश है वो भी या तो वर्तमान में है या फिर सेवानिवृत्त हो चुका है, वो भी अध्यक्ष बन सकता, सदस्य बन सकता है। लेकिन जिलाधीश के लिए कंडीशन है, जिलाधीश के लिए कम से कम इस पद पर कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। 7 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है या आवश्यक है, ठीक है भाई। तो जिलाधीश जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वो ही बन सकता है जिसको कम से कम जिलाधीश के पद पर कितने वर्ष का अनुभव रहा हो, 7 वर्ष का अनुभव रहा हो, ठीक है भाई। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कौन बनेगा, जो मानवाधिकारों की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति, ठीक है भाई। तो एक सामान्य कोई भी व्यक्ति जो मानवाधिकारों की जानकारी रखता हो वो इसका सदस्य बन सकता है। और एक सदस्य होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या तो वर्तमान में है या रहा है, जिलाधीश या रहा है या रहा हो, ठीक है भाई, वर्तमान में है या फिर पहले रहा हो। लेकिन जिलाधीश के लिए कम से कम 7 वर्ष का अनुभव जरूरी है जिलाधीश के पद पर। देखो ये जो इस सदस्य की जो नियुक्ति होती है वो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात ही क्या होती है, इनकी नियुक्ति की जाती है। तो मतलब कहने का यह है कि उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश या जिलाधीश को अगर मान लो मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया जा रहा है तो पहले किससे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेना होगा, परामर्श लेना होगा। उस परामर्श के पश्चात ही ये सदस्य के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आगे चलकर नियुक्ति। अगर मैं बात करूं कि भाई नियुक्ति कौन करता है, कैसे करता है, तो उसका डिस्कशन भी मैं आपसे कर लेता हूं। तो 1+2, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हो गए। अध्यक्ष कौन होगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। सदस्य कौन होंगे, 2 सदस्य होंगे। एक सदस्य वर्तमान में न्यायाधीश रहा हो या सेवानिवृत्त हो चुका हो, और जिलाधीश के पद पर जो कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भी इसका सदस्य बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति जो मानवाधिकारों के बारे में जानकारी रखता हो उसको भी इसका सदस्य बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं आपसे इसके नियुक्ति की। भाई ये जो सदस्य और अध्यक्ष है इनकी नियुक्ति कौन करता है। देखो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसकी धारा 22, धारा 21 में तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन था। धारा 22 में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या है, नियुक्ति का प्रावधान है। अब नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित वारंट से। तो नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित वारंट से होती है। लेकिन राज्यपाल ऐसे नहीं करता, सीधा कर देता है। इसके लिए क्या करता है, एक समिति बनाता है। एक समिति की सिफारिश पर, एक समिति की सिफारिश पर, मतलब राज्यपाल ऐसा नहीं भाई किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त कर दे, वो एक कमेटी बनाता है पहले, ठीक है। और जो कमेटी बनाता है उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल इन सदस्य और अध्यक्ष की क्या करता है, नियुक्ति करता है। अब मैं समिति की बात कर लेता हूं।
समिति। इसका जो गठन है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है भाई। इस समिति में कौन कौन होंगे? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री इस समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ठीक है भाई। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है भाई। उसके बाद होगा यहां गृह मंत्री, राज्य का गृह मंत्री। ठीक है भाई। उसके बाद कौन होगा? विधानसभा में, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष मतलब विपक्षी पार्टी, जो सबसे बड़ी जो विपक्षी दल है उसका जो नेता है सदन में वो होगा। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर विधान परिषद है, क्या है किसी, क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है, जैसे राजस्थान में भी विधान परिषद नहीं है। ठीक है। विधान परिषद अगर है तो विधान परिषद का सभापति होगा इसमें, सभापति, और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष। ठीक है भाई। ये सारे के सारे जो हैं ये इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। क्या होंगे? सदस्य। ये सारे के सारे सदस्य। मुख्यमंत्री, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो समिति गठित होती है उसका गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है, पहली बात। दूसरी बात, उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ये दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। समिति का गठन राज्यपाल के द्वारा होता है और उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगर मान लीजिएगा इनमें से कोई भी एब्सेंट है, मतलब कोई भी अनुपस्थित है, मतलब मान लीजिएगा किसी राज्य में गृह मंत्री नहीं है, गृह मंत्रालय जो मुख्यमंत्री के पास है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा नहीं कि भाई अनुपस्थिति या कोई पद मान लीजिएगा रिक्त है, इनमें से कोई पद क्या है? रिक्त है, तो इससे इसके गठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या हम इसको अपूर्ण नहीं मान सकते कि भाई ये जब तक पूरा नहीं होगा तब तक भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर सकती है समिति। ऐसा नहीं, कोई भी अगर मान लो एक व्यक्ति कम है तब भी ये समिति अपना कार्य करती रहेगी। ठीक है। उसके बाद देखो आगे में बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नियुक्ति धारा 22 के तहत राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित वारंट से और एक समिति की सिफारिश पर। समिति का गठन राज्यपाल ही करता है, लेकिन उसमें कौन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, और राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, और अगर विधान परिषद है जो कि राजस्थान में नहीं है, विधान परिषद का सभापति और नेता प्रतिपक्ष, ये सारे सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अब मैं बात करता हूं, ये जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इस राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्य जो है इनका त्यागपत्र या इनका हटाया जाना, दोनों बातें मैं करता हूं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अध्यक्ष का त्यागपत्र या हटाया जाना। ठीक है भाई। मानवाधिकार आयोग जो है इसकी धारा 23 में, इसका मानवाधिकार जो संरक्षण अधिनियम है उसकी धारा 23 में बेसिकली इसका जिक्र है। अध्यक्ष जो है अगर चाहता है कि भाई उसे त्याग पत्र देना है तो वो स्वेच्छा से लिखित रूप में अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? राज्यपाल को दे सकता है। अगर मान लीजिएगा उसको पद से मुक्ति चाहता है, या वो चाहता है कि भाई मैं अपना त्यागपत्र दे दूं, तो किसको देगा? राज्यपाल को देगा लिखित रूप में। ठीक है। अगर मान लीजिएगा हटाने वाली स्थिति आए, हटाने का मतलब जबरदस्ती स्वेच्छा से हटना, तो भाई ठीक है राज्यपाल को दे दो। लेकिन अगर हटाया जाए, तो अब किसी व्यक्ति को पद से हटाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके कारण होंगे हटाने के। ठीक है। अब कारण कौन? पहली बात तो हटाएगा कौन, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाता है कौन? राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है? हटाया जाना राष्ट्रपति द्वारा। स्वेच्छा से दे रहा है तो किसको दे रहा है? राज्यपाल को दे रहा है। हटा रहे हैं तो राष्ट्रपति द्वारा इसको क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। अब देखिए कौन कौन से कारण होंगे जिन कारणों के आधार पर
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटाया जाएगा, जैसे दिवालिया हो गया हो, ठीक है भाई, विकृत चित्त मतलब शरीर विकृत हो गया हो, चरित्र से विकृत हो गया हो, ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात कर सकेंगे मानसिक और शारीरिक रूप से, मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलता, ऐसी कोई स्थिति आ गई हो कि भाई शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बलता वाली कंडीशन बन गई हो, ठीक है। या फिर हम कदाचार या अक्षमता, कोई अच्छा व्यवहार नहीं हो उनका, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो मैं कहूं कि अपने पद के अलावा कोई वैतनिक रोजगार पर हो, पद के अलावा सवैतनिक रोजगार करना, रोजगार के पद पर नियुक्ति, ऐसा कोई कारण रहा हो, ठीक है भाई। इसके अलावा कोई अपराध, राष्ट्रपति की नजर में अपराध के कारण नैतिक पतन हो गया हो, ऐसा कोई भी कारण रहा हो, इसकी वजह से राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है, अपने पद से हटा सकता है, ठीक है भाई। तो ये मैंने बात की अध्यक्ष का त्याग पत्र, उसको हटाया जाना, त्याग पत्र देगा राज्यपाल को और हटाया जाएगा किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद मैं बात करता हूं पदावधि, ठीक है भाई। देखो धारा 24 में, अधिनियम की धारा 24 जो है उसमें पदावधि का जिक्र किया गया है। देखो पदावधि जो है ये 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, जो भी पहले, ठीक है भाई। पहले ये 570 था, पहले क्या था, 5 वर्ष 70 था, लेकिन 2019 में अमेंडमेंट कर दिया गया, 2019 में अमेंडमेंट कर दिया गया, 570 से घटाकर क्या कर दिया, 370 कर दिया गया, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको, वर्तमान में 370, या तो 3 वर्ष पद पर 3 वर्ष हो जाए या फिर 70 वर्ष। मान लीजिएगा भाई किसी व्यक्ति की आयु जो है वो 65 वर्ष है, तो 3 वर्ष का मतलब 68, तो 3 वर्ष का पूरा कार्यकाल हो जाएगा। या किसी व्यक्ति की आयु जो है वो 68 वर्ष है, अब वो 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, वो 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष बाद ही उसकी क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगी, ठीक है। तो पहले आयु पहले हो गई 70, यहां पहले क्या हो गया था, कार्यकाल पहले हो गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब चूंकि देखो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले है, पहले क्या होता था, जब 570 था तो अध्यक्ष को पुनः नियुक्ति का अधिकार नहीं था, पुनः नियुक्त होने का अधिकार नहीं था, नियुक्त होने का अधिकार नहीं, ठीक है भाई, पुनः नियुक्त होने का अधिकार नहीं था जब ये थी। लेकिन जब अब ये स्थिति आ गई है तो अध्यक्ष को पुनः नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है भाई। मतलब यह है कि भाई किसी व्यक्ति की आयु 65 और 3 उसने पद पर रहते हुए कर ली, तो कितनी हो गई, 68, उसको पुनः नियुक्त किया जा सकता है कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष बाद वो क्या हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगी, ठीक है भाई। इसके अलावा देखो सेवानिवृत्ति के बाद हम ये कहें कि भाई सेवानिवृत्ति के बाद अध्यक्ष राज्य या केंद्र में किसी लाभकारी पद पर नियुक्त नहीं होगा, किसी लाभकारी पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि भाई ये राज्य मानवाधिकार आयोग के पद पर भी काम कर ले और उसके बाद फिर किसी केंद्र या राज्य सरकार में कोई लाभकारी पद पर नियुक्त हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो ये हमने देखा है त्यागपत्र या हटाया जाना धारा 23 के तहत, पदावधि की बात करते हैं धारा 24 के तहत, ठीक है। धारा 22 में हमने समिति की बात की थी कि भाई इसकी नियुक्ति कैसे होती है, वो सारी बातें की थी। धारा 21 में हमने गठन की बात की थी, ये सारी बातें हमने इसमें क्या की हैं, डिस्कशन की हैं।
उसके बाद देखो आगे हम देखते हैं। हाँ, तो देखो इस प्रकार से आज की इस क्लास में मैंने सामान्य परिचय की बात की है, फिर उसके बाद गठन की बात की है, कैसे कैसे गठन हुआ, ठीक है। फिर गठन के बाद हमने नियुक्ति की बात की है कि भाई नियुक्ति कैसे पॉसिबल है। नियुक्ति के बाद फिर हमने देखी है इसकी क्या त्याग पत्र या हटाया जाना, और उसके बाद फिर हमने देखा है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है उसकी पदावधि, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि क्या है। तो इसके बारे में डिस्कशन हमने यहां से किया है, ठीक है। बाकी इससे आगे क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से काम करता है, वो सारी मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। आज के इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।